की है। थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको मैं दूंगा इसका, और अकॉर्डिंगली आपके जो सवाल होंगे उनका भी जवाब देंगे। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है ये ग्रेड 16 की पोस्ट है, ये गस्टेड पोस्ट है। ग्रेड 16 में नॉन गस्टेड पोस्ट भी होती है, लेकिन ये गस्टेड पोस्ट है, इसे एफपीएससी रिक्रूट कर रही है। और 100 मार्क्स का इसका टेस्ट है, जैसा कि आपको पता है, जिसमें 20 मार्क्स जो है वो अंग्रेजी के हैं और 80 नंबरों का प्रोफेशनल टेस्ट होगा। उसके बारे में हम बात करते हैं। सैलरी वगैरह का पता आपको, इंस्पेक्टर रेवेन्यू की क्या सैलरी होती है? 50 प्लस इसकी सैलरी होती है, 50 से ऊपर स्टार्टिंग। ये यूनिफॉर्म जॉब है, मतलब आप वर्दी पहनती हैं 3 स्टाफ वाली। और पहले इरेगुलर भर्तियाँ होती थी, यानी कि रेगुलर नहीं होती थी, जिस तरह इस तरह पैचेस में आ रही हैं। लोग आज से 94 में हुई है भर्तियाँ, उसके बाद 2016 में हुई है, फिर 2018 में हुई, और ये तीसरा बैच आ रहा है। और एफबीआर ने ये रवायत कंटिन्यू रखी है, इनका कैरियर प्रोग्रेशन भी जो है ना वो भी बेहतर होने जा रहा है, चीज़ें अच्छी होंगी। पढ़े लिखे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब जो आपसे पहले लोग हैं वो बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, और उन्होंने अपना सिक्का जो है बनवा दिया। इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने जिस जानिब जाना है वहाँ जाने का रास्ता जो है ना वो सिलेबस है। सिलेबस जैसा कि पहले बताया कि हमने 20 नंबर का अंग्रेजी का सिलेबस है इसमें, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, ग्रामर का यूजेज है। अब ये ग्रामर का यूजेज जो है ना वो बहुत वाइड चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपने जो आज तक पढ़ी हैं, अपनी बीए में पढ़ी हैं या इंटर में पढ़ी है, वो सारी चीज़ें इसमें काम आएंगी। लेकिन यहाँ भी आपको एवेन्यूज मिलेंगे, कुछ चीज़ें निकाल के बताई जाएंगी जो आपको तैयारी में हेल्पफुल होगी। इसके अलावा प्रोफेशनल टेस्ट है, जो मेन चीज़ है जिसके लिए शायद आप लोग आए हैं। प्रोफेशनल टेस्ट में टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें टैक्स के 3 लॉज हैं: इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। 80 नंबर का ये पेपर जो प्रोफेशनल टेस्ट आएगा। लेकिन अगर 20 नंबर का अंग्रेजी का टेस्ट आप उसमें पास नहीं ना होते तो फिर आप सब में फेल हो जाएंगे। यानी कि दोनों पार्ट कंपल्सरी है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। किसी भी चीज़ को आपने लाइट नहीं लेना, एक नंबर मैटर करता है इसमें। मेरा ख्याल है शायद आपको अंदाजा है कितने लोग इसमें अपीयर हो रहे हैं। एक रफ एस्टिमेट है कि शायद लाख के करीब लोग। तो इसमें एक नंबर परसेंटाइल जो है ना वो इतना सख्त मुकाबला होगा। इसमें सिर्फ फेल या पास नहीं होना, इसमें आपने कंप्लीट करके आगे निकलना है। उन लोगों को आपने 2500 लोगों में आना है। 492 लोग हैं ना, तो उम्मीद ये है कि एफपीएससी एक सीट के अगेंस्ट 5 बंदे शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। लाइकली पॉसिबिलिटी है, फेडरल गवर्नमेंट की भर्तियों में ऐसा ही होता है। 492 इसका मतलब तकरीबन 2400 के करीब 2500 के करीब लोगों को रिटर्न में जो है वो पास होंगे और उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रोफेशनल टेस्ट में जो है ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लॉज होंगे, 3 लॉज हैं। ये वो लॉज हैं जिनको एफबीआर जिनसे डील करता है, इनको एफबीआर इंप्लीमेंट करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट है ये 2005 का। एफबीआर इनसे डील करता है। इसमें से जो इनकम टैक्स है उसमें आपका पोर्शन थोड़ा है। इनकम टैक्स बहुत बड़ा कानून है, जिसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए तो शायद एक ज़िंदगी नाकाफ़ी है। लेकिन आप लोगों का पोर्शन इसमें थोड़ा है। ये चीज़ नज़र आ रही है इधर से? जी। इसमें चैप्टर 3 है और चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 का भी पार्ट है, 3rd और 4th, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लिखने की बात सुनते जाए, बातें ज़हन नशीं करते जाए। अगर मेरी स्पीड तेज़ है तो मुझे बता देना, मैं फिर स्लो कर दूँगा स्पीड। चैप्टर 3 जो है ना वो सबस्टैंटिव पार्ट है। किसी भी कानून को जब आपने पढ़ना है ना, आप सारे मेरे ख्याल में शायद आपने एमकॉम में लॉ पढ़ा होगा, ज़्यादातर लोगों ने। अगर आपने कोई कानून पढ़ा है तो सबसे पहले उसका प्रीएम्बल होता है किसी भी कानून का, फिर एक डेफिनेशन का चैप्टर होता है, चैप्टर जिसे सेक्शन 2 से आमतौर पर शुरू होता है जितने भी कवानीन, उसके बाद उसका सबस्टैंटिव पार्ट शुरू होता है। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चैप्टर 3 इसका सबस्टैंटिव पार्ट है, जो सेक्शन 9 से शुरू होता है और 65 तक चलता है। इसमें बताया गया है कि किस चीज़ पे कौन सी चीज़ टैक्स होनी है, कौन सी चीज़ टैक्स नहीं होनी, कौन सी चीज़ एग्जाम्प्ट है। और इनकम, हज़ारों तरह की इनकम है। आपको पता है कि कितने पेशे हैं, प्रोफेशंस कितने डेवलप हो गए हैं। इसी तरह इनकम की भी इतनी टाइप है। कोई सॉफ्टवेयर आईटी की इनकम है, किसी की
प्रॉपर्टी की इनकम है, आगे इनकम की बड़ी बाइफर्केशन है। तो उसको कॉम्प्लेक्स इनकम, उसी कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए, कम करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसी भी किस्म की इनकम जो है ना उनको 5 हेड्स में डिवाइड करता है, 5 हेड्स में, जिसमें एक सैलरी का हेड है सेक्शन 12, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी का हेड है, फिर बिजनेस का हेड है, फिर कैपिटल गेन्स का हेड है और अदर सोर्सेज का हेड है। जो इन 4 हेड्स में इनकम एडजस्ट नहीं हो रही वो अदर सोर्सेज के हेड में आ जाती है। जब बड़े बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं ये, आमतौर में पता होनी चाहिए। अगर आप हिसाब किताब रखते हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, फिर भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ये इतनी चीज़ें आपके पास आपको आगे भी काम आएंगी। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि ये सब्सटेंटिव पोर्शन है, लंबा है काफ़ी, समझने में इसमें हासिल करने के लिए आपको तवज्जो देना होगा। चैप्टर 10 जो है वो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर पार्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसमें बताया गया कि टैक्स लगाना कैसे है, इकट्ठा कैसे करना है, ठीक है, ऑडिट है, असेसमेंट है, रिकवरी है, अपील है, ये सारे प्रोसीजर दिए हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। आगे हम सेल टैक्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट कंजम्पशन पे लगता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जैसा कि नाम से जाहिर होता है इनकम पे लगता है जो आप कमाते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट कंजम्पशन पे लगता है, चीज़ें आप खरीदने जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर लगा होता है। आप शैम्पू खरीदेंगे, साबुन खरीदेंगे, आप और कोई चीज़ गाड़ी खरीदेंगे, उसमें भी लगा हुआ है। लगता ही कैसे, जब कोई सेल करता है उस वक्त लगता है, सप्लाई जब कोई करता है उस पर लगता है, या अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ज़्यादातर चीज़ों में ये सेल टैक्स लगता है। तो ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स डायरेक्टली लेती है। आपसे अगर इनकम टैक्स लेना तो डायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे लेगी, आपकी सैलरी से काटेगी, आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा, आपसे लेगी। लेकिन सेल टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली लेगी, आपको नहीं पता होता। जैसे आपने शैम्पू पे टैक्स तो दिया जब खरीदते हुए, लेकिन दुकान से खरीदा आपने शैम्पू, तो आपको तो पता नहीं चला आपने टैक्स भी अदा कर दिया। वो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट तरीके से लिया, आपको नहीं पता चला। जिसने शैम्पू बनाया है उसने वो आपके बिहाफ पे कलेक्ट करके जमा करा दिया, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी सेल्स टैक्स की तरह का टैक्स है। जो सिलेबस है उसके अंदर जो भी तक सिलेबस है जिसमें चेंजेस जो है मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई तब्दीली आएगी, लेकिन अगर एफपीएससी उसमें कोई चेंजेस कर देती है तो लेट्स सी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो दो चीज़ें बता दी है, सेल्स टैक्स सारा पढ़ना पड़ेगा और फेडरल एक्साइज एक्ट जो है ना ये भी सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा है कि अगर आप सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ लेते हैं तो फेडरल एक्साइज एक्ट जो है ना वो बहुत सिमिलरिटीज बहुत है, ड्यू डेट, रिटर्न, इनवॉइसेस, सारी चीज़ें बहुत हद तक मिलती जुलती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरलिंक है कई बातों से, उसे पढ़ने में आपको आसानी होगी। सेल्स टैक्स लगता है गुड्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, जिसे फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर लगाता है। सर्विसेज भी लगता है, लेकिन सर्विसेज पे सूबे लगाते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो चंद चीज़ों में लगती है, वो इस तरह नहीं लगती जिस तरह सेल टैक्स हर चीज़ पे आमतौर पर लगता होता है। वो ख़ास किस्म की मैन्युफैक्चरिंग में लगती है, सिगरेट्स में लगती है, बेवरेजेस में लगती है, जो पीते हैं, गाड़ियों में लगती है। तो उसमें गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है जिसके अंदर आप देख के उस चीज़ों को अकॉर्डिंगली टैक्स करते हैं, एफबीआर वाले उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है फेडरल एक्साइज एक्ट। इसमें से पेपर क्यू के जो पीछे आए हैं 2018 में और 2016 में, तो तादाद ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने कैंडिडेट्स के बैचेस बनाए थे और हर बैच का पेपर दूसरे बैच से डिफरेंट था। ऐसा भी हुआ है कि किसी बैच में फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया होगा, किसी में सेल्स टैक्स पे ज़्यादा फोकस किया होगा। तो ये कोई भी इसमें से अनइम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है जो सिलेबस है, वो आपको जहन में रखना है, आपने सब पे फोकस इक्वली करना है। ठीक हो गया? अच्छा, हम इसे मोनोलॉग नहीं रखेंगे, मोनोलॉग अच्छा नहीं लगता, मैं बोलता हूँ आप सुनते रहेंगे। आपका कोई भी जहन में सवाल आए किसी भी टाइम आपने मुझे बताना है, हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे चीज़ें। बाकी तो डिटेल में होगी, अभी तो ओरिएंटेशन, अभी हम आगाज़ कर रहे हैं बात का और इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कराएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। आगे ये फिस्कल पॉलिसी आ गई, ये भी एक पार्ट है इसका, सिलेबस का पार्ट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हम स्कूलों में कॉलेजेस में आमतौर पर नहीं पढ़ते, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पढ़ते होंगे,
MBA के स्टूडेंट पढ़ते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़ते। लिहाजा ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपने जो है ना जो नहीं हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, लेकिन बहुत दिलचस्प है। अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे, आपको पता होना चाहिए कि निज़ाम कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट का निज़ाम कैसे चलता है। अखबारों में आए दिन इसकी बात हो रही होती है, फिस्कल डिफिसिट इतना हो गया है और हमारी जो है ना डेट इतना बढ़ गया है। आपने काम करना है उसको कैसे करना है। फिस्कल पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट को रहनुमाई करती है, उसको गाइडलाइंस देती है कि ये काम उसने कैसे कंडक्ट करनी, और दूसरे लोगों को जो देख रहे हैं उनको भी ये नॉलेज देती है कि ये गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है। फिस्कल पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट की जो है ना वो पता होती है। जो भी लोग कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, बाहर से लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं उन्हें पता होता है कि सबसे पहले देखते हैं इस कंट्री की फिस्कल पॉलिसी क्या है। इन्वेस्टर बाहर के जो आते हैं वो देखते हैं, इवन जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ये चीज़ देखते हैं कि इस कंट्री में फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी बहुत फाइबर कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छे समझने वाली चीज़ है। इसमें आपका डेट पॉलिसी किसी में आती है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी किसी में आती है, कितना कर्जा लेना चाहिए आपको, कितनी डेवलपमेंट स्कीमें करनी है, ये भी इसका पार्ट है। ये बेसिकली गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग की स्ट्रेटजी है और गवर्नमेंट की उस स्पेंडिंग को मीटअप करने की जो स्ट्रेटजी है उससे डील करती है। यानी कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करना है, ज़्यादा खर्चा करना है, कम खर्चा करना है, किन चीज़ों पे लगाना है, और उस खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कहाँ से लाना है, यानी कि टैक्स कितना लगाना है, इन चीज़ों को, इसीलिए ये आपके सिलेबस का पार्ट है। जी सर एक क्वेश्चन है, ये फिस्कल पॉलिसी प्रिपेयर कौन करते हैं, बनाता है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और फिस्कल पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। फिस्कल पॉलिसी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो मनी सप्लाई से डील करती है। किसी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होगी ये स्टेट बैंक बनाता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स ये मिलते जुलते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है वो स्पेंडिंग और स्पेंडिंग को मीट करने के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे उससे डील करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के ओवरऑल एक मार्केट में कितने पैसे मौजूद होने चाहिए ये स्टेट बैंक डिसाइड करता है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, इसको समझें। जिंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो समझने वाली है। आपको पता चले कि फिस्कल पॉलिसी की स्टेटमेंट आती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट भी आती है 6 महीने बाद। अगर नेट पे सर्च करेंगे ना तो वो आपको लेटेस्ट क्वार्टरली स्टेटमेंट दे देगा फिस्कल पॉलिसी की। ये गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ने हर एक मखसूस पीरियड के बाद फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट बनानी है और वो शेयर करनी है नेशनल असेंबली के साथ। लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे मुल्क की ये फिस्कल पॉलिसी है, मुल्क इस डायरेक्शन में पॉलिसी के हम जो है ना ये बेसिकली एक इकोनॉमी में जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं बड़े लेवल पे उनको एड्रेस करने की कोशिश करती है। ये जैसे नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। एक इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि चीज़ों की तलब है, कितनी लोग चीज़ें खरीदना चाहते हैं, वो फिस्कल पॉलिसी से डिसाइड होता है। किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है ना वो सबसे बड़ा खरीदार होता है, सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि इन्होंने प्रोजेक्ट्स करने हैं, इन्होंने सड़कें बनानी है, सड़कें तो ये बनाई, गवर्नमेंट सीमेंट तो नहीं बना रही, गवर्नमेंट सरिया भी नहीं बना रही, गवर्नमेंट लेबर भी नहीं दे रही। ये सारी चीज़ें मार्केट से आनी है। जब मार्केट से आनी है तो मार्केट को पैसे भी देने हैं। जब सीमेंट वाले के पास पैसा जाएगा तो वो ज़्यादा बंदे रखेगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो लोग ज़्यादा मोबाइल फोन खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, नौकरियाँ बढ़ेंगी ना। तो ये फिस्कल पॉलिसी बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को एड्रेस करती है। एग्रीगेट डिमांड जो है ना उसको ये कम या ज़्यादा कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ गया ज़्यादा। अगर गवर्नमेंट ने इस दफ़ा पैसे कोशिश की है ना कि ज़्यादा खर्च करे, इससे रोजगार बढ़ेगा, खर्चा होगा, चीज़ें प्रोड्यूस करना पड़ेगी या इम्पोर्ट करना पड़ेगी। अगर चीज़ें लोकली प्रोड्यूस करना पड़ेगी तो उन्हें बनाने के लिए लोग चाहिए, उन्हें बनाने के लिए सरमाया चाहिए, उन्हें बनाने के लिए लोग चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग क्या करेंगे पैसे, हम क्या स्पेंड करेंगे। जब स्पेंड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी ऐसी नहीं बना देनी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाए, इकोनॉमी हीट अप होने लगे।
ये कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी की हीट होती है, इकोनॉमी हीट अप होती है, इकोनॉमी को कूल डाउन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है। इसके अलावा पिछले साल जितनी गुड्स प्रोडक्ट्स हमने पैदा की हैं, हमारा जितना जीडीपी है उससे ज़्यादा इस साल होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, उसमें भी रोल प्ले करती है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना, ये नहीं है एक साल 2% जा रहे हैं, तीसरे साल पे 6% चले गए, फिर 1% के आगे। जी बताएं। थोड़ा सा हम बात करते हैं एफबीआर के फंक्शंस पे। एफबीआर के जो फंक्शंस आपके जहन में वो तो है ही है, टैक्स कलेक्शन फंक्शन है एफबीआर, लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कॉमनली हमें लगता है कि शायद एफबीआर के ये फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन है। 22,000 लोग हैं एफबीआर में काम करते हैं, 22,000 लोगों के हज़ारों की तादाद में ऑफिस हैं। इन सब की एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब लोगों ने इनको ऑर्गेनाइज करना है, इन लोगों को मैनेज करना है। इसके अलावा टैक्स के दफातर को मैनेज करना है। 26 बिलियन के करीब एफबीआर का बजट है, तकरीबन रफली मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा। इस तरह से तो 26 अरब रुपये बहुत ज़्यादा होता है, 2-4 अरब भी बहुत होता है। इसको मैनेज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन एक एफबीआर का फंक्शन है। एफबीआर एक इस्लामाबाद में है, उसके जो दफातर है वो फील्ड ऑफिस है। एफबीआर खुद टैक्स इकट्ठा नहीं करता जो इस्लामाबाद में बैठा, वो हेडक्वार्टर है। टैक्स इकट्ठा करते हैं जो उसके फील्ड ऑफिस हैं, जिन्हें आरटीओस कहते हैं, एलटीओस कहते हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस, लार्ज टैक्स ऑफिस और कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस, यहाँ भी ऑफिस है, थोड़ी देर इंटेलिजेंस का ऑफिस भी है, बहुत सारे ऑफिस हैं। तो एफबीआर जो वहाँ पे पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है, वो पॉलिसी देता है, वो अपने फील्ड ऑफिस को देता है। टैक्स कलेक्ट बेसिकली फील्ड ऑफिस करते हैं। मॉनिटरिंग करता है कि 50 से ज़्यादा बड़े दफातर हैं एफबीआर के पूरे पाकिस्तान में, कस्टम्स के और इनलैंड रेवेन्यू के। इन सब लोग ये कैसा काम करते हैं, इनके ऑपरेशंस मॉनिटर करता है एफबीआर। कस्टम का मेंबर ऑपरेशन बैठा हुआ है जैसे एफबीआर में, वो कस्टम ऑपरेशंस देख रहे हैं। इस तरह इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस का मेंबर बैठा, वो सारे एफबीआर के जितने फील्ड ऑफिस हैं इनलैंड रेवेन्यू के, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एफईडी के, उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये सही फंक्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट का असाइन टारगेट जो है उसके मुताबिक चल रहे हैं। हर महीने प्राइम मिनिस्टर जो है ट्वीट करता है कि एफबीआर ने टारगेट पूरा कर लिया। ये एफबीआर को फील्ड ऑफिस से डेटा मिलता है, एफबीआर आगे गवर्नमेंट को कमेंट करता है, गवर्नमेंट को बताता है, कम्युनिकेट करता है कि हमने टारगेट पूरी कर ली। मॉनिटरिंग इसका है। सुपरविजन है कि जो लॉज टैक्स इकट्ठा हो रहा है, क्या जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं वो ठीक अप्लाई हो रहे हैं, कहीं किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, क्योंकि अल्टीमेटली काम लोगों के लिए करती है गवर्नमेंट। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट की वजह से एक्सेसिस हो रही है, कहीं पे करप्शन हो रही है, कहीं पे और इस किस्म की चीज़ें हैं, वो सारा कंट्रोल उन्होंने एफबीआर में पा सकते हैं। एक्साइज 2 तरह की है। एक एक्साइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा, क्या नाम है आपका, क्या किया हुआ आपने? एमएससी क्रिमिनोलॉजी। एक्साइज एक है ड्यूटी, वो एफबीआर कलेक्ट करता है। एक प्रोविंशियल एक्साइज है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो सूबों का वो प्रॉपर्टी में लगता है और गाड़ियों में लगता है और सिनेमा के टिकटों में लगता है। ठीक है, जो ये वाला एक्साइज है ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट लेती है, एफईडी सर, एफईडी कहते हैं इसे। ठीक है, ये दोनों एक्साइज डिफरेंट है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए आगे। ये कि जैसे किसी बंदे की इनकम बढ़ रही है ना, 100 रुपये उसकी 1 लाख रुपये उसकी इनकम है, आप उससे 10,000 रुपये टैक्स ले रहे हैं। अब उस बंदे की इनकम होगी 2 लाख, आपने टैक्स 20,000 कर दिया, ये तो प्रोग्रेस है। एक बंदे की इनकम जो है ना वो स्पीड से नहीं बढ़ रही, लेकिन टैक्स ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाता है, ये रिग्रेसिव है, एक्सेसिव टैक्स इसलिए। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छा। सुपरविजन के बाद एफबीआर अप्रूवल्स भी करता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फील्ड में बैठे हुए लोग अप्रूव नहीं कर सकते, यहाँ से ये भेज देते हैं और एफबीआर में बैठे लोग उसे अप्रूवल करते हैं। बहुत सारे मामला की अप्रूवल एफबीआर हेडक्वार्टर करता है, फील्ड फॉर्मेशन अप्रूवल एक जिसमें रेफरेंसेस हैं, जैसे हाई कोर्ट में आपने रेफरेंस, मेरा इनका मसला हो गया टैक्स का, ठीक है, मैं टैक्स वाला हूँ, ये बिजनेसमैन, यहाँ पे पहला फॉर्म होता है कमीशन अपील्स का, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। कमीशन अपील से ये फैसला जीत जाती है। अब मैंने इनके अगेंस्ट जाना है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ये दूसरा फॉर्म है, आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, वहां से भी मैं हार जाता हूँ डिपार्टमेंट। अब मैंने हाई कोर्ट जाना, तो मैंने रेफरेंस की अप्रूवल लेनी है कोर्ट से, लाहौर में मैं बैठा हूँ, मैं भेजूंगा कि ये बंदा है, ये मामला है, इस हवाले से मैं
हाई कोर्ट में जा रहा हूँ इसके अगेंस्ट, तो मुझे अप्रूवल दी जाए। इस तरह की और भी अप्रूवल है, बहुत सारे काम ये अप्रूवल से करते हैं। कोऑर्डिनेशन करता है, नादरा के साथ है, स्टेट बैंक के साथ है, फाइनेंस के साथ है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ है, तो वो एफबीआई हेडक्वार्टर जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है वो कोऑर्डिनेशन करता है। इसका एक काम ये भी है, कोऑर्डिनेशन विंग है इसके लिए इस्लामाबाद में बकायदा। और नेशनल असेंबली में लोग जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे। यहाँ भी ऐसा होता है, जब नेशनल असेंबली का सेशन चल रहा होता है एफबीआई का एक बंदा बैठा होता है। अगर एफबीआई से रिलेटेड कोई बात होती है असेंबली में, उसी वक्त नोट करेंगे। अगर मैं कहूँगा वापस आके अगर ये पूरा हो जाए कोऑर्डिनेशन, और बहुत मामला में कोऑर्डिनेशन है। तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो चेंज और एडिट जो होता है वो किसकी अप्रूवल ये अगर एफबीआई में करना हो तो वो एनए में कौमी असेंबली में जाता है? क्या चीज़? सिर्फ अमेंडमेंट करनी है, कुछ चेंज करना है, लॉ में अमेंडमेंट जो है ना ये नेशनल असेंबली ने करनी है। ये अप्रूवल में एक तो लेवी है टैक्स की, वो नेशनल असेंबली ने वो अप्रूव करनी है। ये एफबीआई सिर्फ टैक्स पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, लॉ हमारे एमएनए से बनाते हैं। सर प्रपोजल कहाँ से आता है? प्रपोजल जो है ना वो आना चाहिए बेसिकली पॉलिसी विंग से, जो सेपरेट होनी चाहिए, लेकिन वो भी पार्ट है पाकिस्तान में एफबीआई। प्रपोजल भी हम बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन को शायद ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पता होती। हमारे पास एक्सपर्टीज होती है, एफबीआई के पास इस पर एक्सपर्टीज है कि लोग बताते हैं कि किस चीज़ पर टैक्स लगना है। देखिए ना, कभी हमने एजुकेशन पे फाइलर नॉन फाइलर के रेट कम ज़्यादा करने के हम फील्ड से जाती हैं प्रपोजल्स कि इन चीज़ों पे टैक्स लगाएं, इस एरिया में ये बिजनेस बड़ा ग्रो कर रहा है। जैसे भुट्टे हैं ईंटों के, ये टैक्स बहुत बिजनेस इनका चल रहा है, ये टैक्स वेट कर रहे थे, तो चंद साल पहले हमारी तरफ से ये प्रपोजल किया कि इनको टैक्स नेट मिलाएं, इनको सेल टैक्स भी लगा दिया, इनके ऊपर इनकम टैक्स तो ऑलरेडी इनके ऊपर है। प्रपोजल हम भी देती हैं, चैम्बर्स भी देती हैं, जो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं लोग वो भी देती हैं, बिजनेसमैन भी देती हैं, गवर्नमेंट जो है ना वो ऐलान भी कर देती है। पार्टिसिपेटरी बजटिंग का नया कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर, जिसमें कोई भी ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी शायद इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जिसमें गवर्नमेंट लोगों से कहती है आप बताएं, क्योंकि इकोनॉमी सबकी है, किसी की अकेले की नहीं है, तो हम कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो आम लोगों से भी राय लेती है। स्पीड ज़्यादा तेज नहीं चल रही। नहीं, आप लोगों की रिकमेंडेशन कितने हद तक मानी जाती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन हमारी बहुत सारी, जैसे हमने 1000 प्रपोजल भेजी है, तो जो गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है उसमें मेजॉरिटी प्रपोजल थोड़ी होती है, क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट्स जो है ना, फील्ड के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो जो प्रपोजल देंगे वो ये उस पर बहस होती है, इसमें बातचीत होती है। ऐसे नहीं मान लेते कि हमने कहा आप ये लगा दें, गवर्नमेंट को लगा दें। गवर्नमेंट देखती है कि इन चीज़ों पे ये जो दलीलें दे रहे हैं क्यों टैक्स लगना चाहिए, वो बात भी देखती है, वो साइड भी देखती है। प्रपोजल एफबीआई की चलती है। सर जैसे गवर्नमेंट कहती है कि ज़्यादा लोगों को नेट टैक्स मिलाएं, टैक्स नेट मिलाएं ताकि ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो, उसके लिए फिर आप यानी कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर तो नहीं ज़्यादा टैक्स लगा सकते ना। तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ देखेंगे कि इन लोगों पे टैक्स करना चाहिए, तो उनको नेट में लाने के लिए फिर आप अपने प्रपोजल भेजते हैं गवर्नमेंट को? बिल्कुल भेजते हैं। टैक्स नेट को प्रोडक्ट टैक्स बेस के अंदर जो लोग टैक्स टैक्स अदा करना है, इसको प्रोडक्ट करने के लिए बहुत कोशिश होती है, मशवरे भी दिए जाते हैं, और उनमें ये जो देखें ना नॉन फाइलर फाइलर की डिवीजन है, ये भी किसी बंदे की सोच है कि यार अगर प्लॉट परचेज करोगे नॉन फाइलर हो तो 2% लगेगा, लाख के प्लॉट पे 2000 रुपये लगेंगे, 1 करोड़ के प्लॉट पे 2 लाख रुपये लगेंगे, अगर फाइलर हो तो 1 लाख लगेगा। तो लोगों को इंसेंटिवाइज किया भाई फाइलर बनो, ताकि आपको टैक्स कम अदा करना पड़े। ये चीज़ें जो है ना ये इन्वेंशन हैं लोगों की। गाड़ी की फाइल जितनी बार चेंज करें तो दूसरा फाइल ट्रांसफर हो, हर का टैक्स होता है उस पे तो ट्रांसफर फी पे एक टैक्स होता है, हाँ, थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो भी टैक्स होता है। अराउंड 3500 हाँ, ये गाड़ी इसी चीज़ पे डिपेंड है कि उस पे दूसरी ड्यूटीज की लगेगी। Sir, it's an irrelevant question. लेकिन other than the ex-finance minister, who came up with this idea of withholding tax? विथहोल्डिंग टैक्स जो है ना ये बुनियादी तौर पे वहाँ होते हैं जहाँ स्टेट की जो रेट है ना जी, वो थोड़ी वीक होती है, या स्टेट एक्टिवली टैक्स को वसूल करना चाहती है। ठीक है। विथहोल्डिंग टैक्सेस वहाँ पे होते हैं और ये कम होने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्सेस रिग्रेसिव होती है नेचर में, तो लिहाजा ये कम होना चाहिए। लेकिन दुनिया में बेशतर जगह पे विथहोल्डिंग टैक्सेशन है। एक और बात ये है कि अब
आपकी जो मोबाइल फ़ोन पे विथहोल्डिंग टैक्स लगता है जब वो जमा कराते हैं कार्ड स्क्रैच करते हैं। अब हर बंदे से तो हम 22 करोड़ लोग हर बंदे से टैक्स नहीं ले सकते, तो हमने कहा यूफो को कह दिया तुम हमारे बिहार पे इन सबसे करो, अगर 100 का कार्ड चार्ज करें इधर पे कार्ड तो थोड़ी आसानी होती है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर आता है फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना उसका नाम होता है मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। उसके अंदर 2 डिवीजन आती है, इसको कहते हैं रेवेन्यू डिवीजन, एक को कहते हैं फाइनेंस डिवीजन। फाइनेंस डिवीजन इज हेडेड बाय अ सेक्रेटरी फाइनेंस, फेडरल सेक्रेटरी द ग्रेट बाय इसका। रेवेन्यू डिवीजन इज हेडेड बाय अ फुल फ्लेज सेक्रेटरी हु इज ओकेजनली आल्सो चेयरमैन एफबीआर। इस वक्त जो चेयरमैन एफबीआर है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, ये सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन भी है और एफबीआर का चेयरमैन। ठीक हो गया, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रेवेन्यू। सर पिछले 3 साल में एटलीस्ट ये चीजें हर किसी को याद हो गई हैं। हाँ, Because you've been very much in the news. We have the 6th chairman FBR within a very short हाँ, tenure. ये अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। एज अ सिटीजन हमें इस पे एतराज हो सकता है, लेकिन जो भी हो उन लोगों के लिए अच्छा हो। What is the difference between zero rated tax and exempt taxes? इस पे जो जीरो रेटर है ना, उस पे गवर्नमेंट कहती है कि इस चीज़ पे जो है ना वो 0% टैक्स है, और इस चीज़ को कहती है गवर्नमेंट इस पे एग्जाम्प्ट है। इस पे इसका मतलब है आपने टैक्स देना ही नहीं, ना लेना है ना देना है। ठीक है, आप मार्केट से फ्रूट खरीदने जाते हैं ना तो ये एग्जाम्प्ट है, फूड गुड्स हैं लेकिन एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं ना बाहर चीज़ें बेचते हैं, चीज़ें बेचने, वो जीरो रेटेड। जब आप बाहर चीज़ें बेचेंगे, किसी बंदे को अमेरिका में चीज़ बेचेंगे उससे जीरो टैक्स, Exports. जीरो रेट। उससे ये होता है कि बेसिकली जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने उस पर ऑलरेडी टैक्स दिया होगा, आप अपना वो टैक्स क्लेम कर सकें। इनपुट एडजस्टमेंट होती है कैलकुलेटर ऑटोमेटिक, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ी अगर बारीक सी समझ लगी है आपको एग्जाम क्यों रख एग्जाम तो रख दिया, उस पर टैक्स ना लेना देना खत्म बात, फ्रूट है उस पर टैक्स नहीं लेना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पे टैक्स उन्होंने रख दिया है 0%, जिन्होंने उस कमोडिटी को बनाने के लिए पहले टैक्स जो दिया हुआ उसको एडजस्ट करना है। और कोई और सवाल आता जाए तो बताते जाना। और कोई फंक्शन है एफबीआर को साइन कर दे गवर्नमेंट, वो एफबीआर ने करना है। फेडरल गवर्नमेंट कुछ भी कह देगी वो एफबीआर ने करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम कम हो रही होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। ये कब लिया आपने? ये तो पुरानी का सर बुक का टाइटल बता दें आप। इंस्पेक्टर जनरल गाइड, ये 2017 की है। तो उस पे आपकी टिकट लिखना है। नहीं, ये तस्वीर ही बन गई थी, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सर का नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे सब नहीं है। मैं हम शेयर कर देंगे ग्रुप पे। तो कोई भी किताब आंख बंद करके ना ये यहाँ आने का मकसद ही ये है, किताब में जो है वो उसको आप तक इम्पार्ट कीजिए किताब से। इस तरह की ये इल्मी से मिलेगी, कोई पता नहीं नजर आ रही। इसमें हमने कॉन्सेप्चुअल की दी है सारे लॉस की, उसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यू दिए, सैलरी से लेगी सैलरी क्या, उसके बाद बताया कि सैलरी के एमसीक्यू से डाइवर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन अगेन बुक्स कंसल्ट करें, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अगर आप इंटरनेट से वो लॉ पेयर एक्ट जिसे कहते हैं इनकम टैक्स ऑडिशंस का वो भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से समझें उसका डेवलपमेंट के साथ वो समझें कि ये क्या क्या चीज़ हो सकती है। पहले थोड़ा मुश्किल लगता है। एक ना आगे लेक्चर होगा तो थोड़ी स्कीम बताएंगे, लॉ की स्कीम होती है। सेक्शन 2 आपने सेल टैक्स का भी पढ़ना है, इनकम टैक्स का भी पढ़ना है, जिसमें डेफिनेशन है, बुनियादी डेफिनेशन। अभी थोड़ा बोर होना शुरू हो गया लोग लग रहा है। क्वेश्चन था ऐसे ये एग्जाम से एडिटिंग के ऐसे कोई कैंपस है आर्टिकल फ्रीलांसिंग में बड़ा ये चल रहा है, तो पाई से पैसे कमा रहे हैं, ये दूसरे प्रोजेक्ट्स करके, तो इस पे दूसरा टैक्स देना और फिर दूसरा में जो कटता है इससे तो इसका क्या प्रोसीजर है? फॉर एग्जांपल आप पास में बैठ के फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पाई से देंगे और आपको ट्रांसफर कीजिए, तो इस पे कैसे? यार ये आपकी इनकम है, पहली बात तो ये सही, जो आपको मिला वो आपकी इनकम है। सही। अब आपने ये देखना है कि ये इनकम आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, बाहर से आ रही है, लेकिन आपने जो काम किया वो पाकिस्तान में बैठ के किया, टैक्स लगेगा। आप सांस यहाँ ले रहे हैं, सड़क यहाँ पे चल रहे हैं, दफ्तर आपका यहाँ पे, बिजली यहाँ पे, सारे काम यहाँ करें, काम जो आपने किया ना पैसे उसके बाहर से आएंगे, सौदा आपने बेचा ना उसकी इनकम जो है ना वो टैक्स लगेगा।
चाहे इस तरह तो एक्सपोर्ट आप करते हैं चीज़ें आप बाहर भेजने लेकिन बनाई तो ये ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से रखनी है फिर आपको चीज़ें समझ आएंगे दिमाग खिड़कियाँ खोल के और सवाल पूछ रहे हैं जैसे जैसे पूछ रहे हैं कोई सवाल हो गया सवाल कि ऑनलाइन कितने लोग सर ऑनलाइन है हमारे पास तकरीबन 9 पार्टिसिपेंट्स। किसी का ऑनलाइन क्वेश्चन हो क्योंकि ऑनलाइन ढंग से ज़्यादा ये सिलेबस कब तक एक्सेप्टेड है? सिलेबस यार मेरा गुमान ये है कि सिलेबस नीचे नहीं, उसका नोटिफिकेशन तो आएगा। नोटिफिकेशन आएगा लेकिन ये सिलेबस आएगा जो सिलेबस 2016 में था जो 2018 में था इसमें से डिलीशन नहीं होगी। सेल टैक्स तो देखिए ना पहले ही सारा है इनकम एफडी सारी है फिस्कल पॉलिसी है क्या फंक्शन है रिफॉर्म है। इनकम टैक्स में ऑलरेडी सेक्शन 9 से सेक्शन 65 तक है तो अगर उसमें एडिशन कर दें हो सकता है वो चैप्टर 10 जो है उसमें पार्ट 1 3 पार्ट 1 2 भी डाल दें ठीक है। असेसमेंट वाले जो पार्ट है रिटर्न्स वाले जो पार्ट है वो पहले नहीं डाले हुए थे वो डाल सकते हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं है वो इतने सिलेबस अगर चेंज भी होगा ना तो एक 2% जो रेट